के पक्ष में माहौल है। सचिन पायलट ने ये बात कही। एक बार फिर दोहरा दूं, सचिन पायलट ने कहा है कि राजस्थान की आवाम इस वक्त महंगाई पर वोट दे रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। लोग बेरोजगारी और महंगाई देख रहे हैं। सचिन पायलट ये इशारा किस पर करते हुए नजर आए ये तो नहीं साफ, लेकिन महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर सचिन पायलट ने यह बयान दिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की सीधा राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी। लगातार हमारे साथ मेहमान लगातार राजस्थान विधानसभा चुनाव पर पूरा एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त आपने सुना हो तो सचिन पायलट कह रहे हैं कि राजस्थान में इस वक्त वोटर्स जो है वे वोट डाल रहे हैं महंगाई पर। सर, आपका कमेंट चाहूंगी मैं। जी, अगर महंगाई पर वोट डाल रहे हैं तो मनी इन्फ्लेशन तो सबसे ज्यादा राजस्थान में ही है। तो क्या मतलब ये सचिन पायलट संकेत दे रहे हैं अपने मतदाताओं को कि अब कांग्रेस को मत देंगे और बीजेपी को दो? महंगाई हमने बहुत ज्यादा क्रिएट कर दी है, क्योंकि स्टेट मनी इन्फ्लेशन तो अगर आप देखोगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। इस समय भारत में सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है। तो सचिन पायलट जी को कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है कि पूरे देश की बात है। राजस्थान में महंगाई को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी तो उन्हीं की सरकार की है। डिप्टी सीएम भी रहे वो, और अशोक गहलोत जी सीएम है, तो महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं किया? अगर उस आधार पर मत देने जा रहे हैं तो फिर तो कांग्रेस की सरकार जा रही है। लेकिन क्या आलोक जी, आपको लगता है कि जो भोली भाली जनता है वो समझती है कि जब आपसे डीजल पर वैट लिया जा रहा है, पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट लिया जा रहा है, तो ये प्रदेश के अंदर हर एक प्रोडक्ट पर, हर एक हम कह सकते चीज पर महंगाई जो है वे बढ़ाएगी, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई ना? तो स्पष्ट तौर पर महंगाई को लेकर जनता को क्लैरिटी है कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। जी, अरे पलक जी, मैं गया था मेहंदीपुर बालाजी। मैं एक अपनी घटना बताता हूँ। तो जब मैं आगरा से आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पेट्रोल पंप में लिखा होता है कि ये सेकंड लास्ट है, ये लास्ट पेट्रोल पंप है, यहाँ पर डीजल और पेट्रोल भरवा लीजिए, नहीं तो इसके बाद राजस्थान शुरू हो जाएगा। राजस्थान की बॉर्डर में हो गई, पेट्रोल और डीजल के साथ तो पाकिस्तान सीमा होगी महसूस होती है कि पेट्रोल पंप में डराते रहते, भैया भरवा लो, भैया पेट्रोल भरवा लो। तो हमने पूछा भाई कितना आता? अरे पर बहुत अंतर, भैया भरवा लो, आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी पेट्रोल डीजल भराने में। तो इस तरह का माहौल कांग्रेस सरकार ने क्रिएट किया हुआ है, उसको इसका दंड भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे को पैनलिस्ट राहुल जी कह रहे थे कि अब आपको खर्च भी चलाना, सरकार कोई व्यापारी की तो है नहीं कि व्यापार से पैसा आ रहा है। सरकार की आय की एक निश्चित स्रोत, उसी स्रोत का फिर आप उपयोग करेंगे। तो अगर आपको फ्रीबीज बहुत बांटनी है तो आपको अर्निंग भी कहीं ना कहीं से करनी होगी। तो मैं जनता भी जानती, जनता सोचती है वैसे भी नेता कुछ करते हैं नहीं, जितना ये कहे। ठीक है आलोक जी, इनकी अर्निंग भी अभी सामने रखते हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जी जुड़े हुए हैं। सर, इस वक्त महंगाई के मोर्चे पर हम बात कर रहे हैं, और ठीक है सरकार जो है जब वो कह रही है वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट होने के नाते टैक्स भी लेने पड़ेंगे और गरीबों को जो है उनके उद्धार के लिए योजनाएं लानी पड़ेंगी। लेकिन जब मैं बात कर रही हूं, पीयूष जी सुनिएगा और बाकी पैनलिस्ट भी और दर्शकों के लिए एक आंकड़ा पेश करते हैं। महंगाई की जब हम बात कर रहे हैं, 19% जो है आप डीजल के ऊपर वैट ले रहे हैं, 31% आप जो है वैट ले रहे हैं पेट्रोल पर, और अभी राजस्थान सरकार के ऊपर 5,37 करोड़ रुपए का कर्ज है। तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप जनता से टैक्स ले रहे हैं, और जब मैं सबसे ज्यादा कर्ज की बात कर रही हूं तो राजस्थान 5वां ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कर्ज है। तो कहां जा रहा है ये पैसा? जी पीयूष जी। देखिए, ये जिस तरह से सरकारें जो है लगातार जो है वो एक इस तरह की जो है योजनाएं लेके आ रही है, राहत योजनाएं लेके आ रही है, जिसमें सब्सिडी देनी पड़ रही है, और तो वो पैसा निश्चित रूप से सरकार कहाँ से लाएगी? तो एक जो सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। बिल्कुल, इसीलिए जो है कि तमाम राज्य सरकारें जो है, तमाम ये केंद्र सरकार जो है मेन है, जो पॉलिसी तय करती है, जो एक्साइज ड्यूटी है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, उसको कम या ज्यादा करना। उसके बाद जो राहत देने काम वो राज्य सरकारें करती हैं अपने जो है कि वैट के माध्यम से कम या ज्यादा करके। लेकिन वही संकट होता है कि आप आमदनी कहां से, जब इतनी योजनाएं आप बनाएंगे और जहां की आप जो है कि सरकारी खर्चा करना पड़ेगा उसके लिए,
तो निश्चित रूप से आपको जो है कि उन रिसोर्सेज को से दोहन करना पड़ेगा जो ज्यादा आपकी कमाई के साधन हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सरकारें वैट भी लगा रही हैं, जो राज्य सरकारें हैं, ताकि दूसरी एक जेब से आपको एक जेब में डाल रही है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान में 11 बजे तक वोटर टर्नआउट की बात कर रहे हैं आपको। राजस्थान में 11 बजे तक 24.74% वोटिंग हुई है। अजमेर में यह आंकड़ा 23.43% है। अलवर के भी आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। मतदान में जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ा उत्साह इस बार देखने को मिल रहा है। पिछले साल की अगर बात करें तो वोटिंग टर्नआउट जो है वह 74% तक रहा। उम्मीद है कि इस बार ये बढ़ते हुए आंकड़ा नजर आएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर मतदाताओं में बड़ा उत्साह जो है वह देखने को मिल रहा है। लगातार आपको बताते हैं कि वोटर टर्नआउट जो है वह बढ़ते हुए नजर आ रहा है। पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो 2018 में वोटर टर्नआउट 74% तक रहा। आशा है ज्यादा से ज्यादा वोटर इस बार वोट देंगे। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो राजस्थान में है, स्पेशली महिला अत्याचार, फिर खाली महिला अत्याचार पे नहीं पर दलित भी है और क्रिमिनल एक्टिविटी पूरे उसमें है। ये डेली का मामला है, महीने में नहीं, डेली का मामला है। तो एक तो ये बहुत लोग परेशान हैं। दूसरा बेरोजगारी वाला जो वायदा उनने किया था, अभी भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है बिकॉज कोई रीट की परीक्षा में बैठ ही नहीं पा रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो पोस्ट हैं वो भर नहीं पा रहे हैं। सम 19 बार तो आपके पेपर लीक हुए हैं। सो लोग, बच्चे स्पेशली, उससे बहुत परेशान हैं। दे से अप टू दी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 70 लाख यंगस्टर्स जो बैठ नहीं पाए हैं और जिनको आशा थी पर कुछ हुआ नहीं है उसमें। किसान और खेतों के तरफ चले जाओ तो आप बिजली की जोरदार प्रॉब्लम बताते हैं। पानी की है। ऐसा क्या चीज है जिसके बारे में हम लोग सोचा करते थे, क्योंकि ये रोज अनाउंसमेंट्स कुछ ना कुछ करते थे, बहुत कुछ काम किया है, पर फील्ड में जाओ तो मालूम पड़ता है कि ये तो खाली अनाउंसमेंट। अब मैंने अभी सब लोगों को कहा, मैंने कहा मेरा आग्रह सबसे है, स्पेशली नव मतदाताओं से, कि वो लोग सब आए, अपना जोरदार तरीके से अपना वोट कास्ट करें, कमल खिलाएं और देश के लिए एक बड़ा कदम उठाएं सब मिलकर। तो वसुंधरा राजे क्या कुछ कहते हुए नजर आई, ये आपको सुनाया। चलिए, इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राहुल तलांजी सर, आपके पास आना चाहूंगी। बड़ा महत्वपूर्ण ये चर्चा है। मैं ये गणित समझना चाहती हूँ, शायद आप मुझे समझा पाए, दर्शकों को समझा पाए कि सबसे ज्यादा वैट तो आप वसूल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जब हम कर्जदार राज्यों की बात कर रहे हैं तो 5वें स्थान पर राजस्थान आता है। ये जनता का टैक्स आखिर जहां का आ रहा है? अगर सरकारों का राजस्व नहीं बढ़ रहा है तो कर्ज कैसे इतना है? जी राहुल जी। देखिए, जो गहलोत सरकार है, जो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, जैसे मैंने बोला फ्री बीस में जितने भी पैसे खर्चा हुए हैं वो आपने कर्जा लेके खर्चा किए हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास इनकम थी। जो प्रत्यक्ष कर था वो आपका बहुत ज्यादा नहीं है, आपके यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है नहीं, या फिर और जो भी भारत के जो इन्वेस्टर हैं उनका भी इन्वेस्टमेंट आपके पास बहुत है नहीं, लेकिन आप योजनाओं पे खर्चा किए जा रहे हैं। आपको लोक लुभावनी योजना देनी है और उसके लिए जो भी उनके जो वादे किए आपने उनको पूरा करने के लिए तो आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा। आप कर्जा कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं और फिर वो कर्जे से बांट देते हैं। आपने जो अभी भी घोषणा पत्र है इनका, जिसको आप गारंटी बोल रही हैं, 7 गारंटी, तो उसमें भी तो सारी की सारी वो कर्जा लेके पूरा करेंगे। कहां से आपने कोई रिसोर्सेज बनाए क्या? आपके पास जैसे कि आपने कोई ऐसी नीति लेके आई कि भाई हमारे यहाँ ये खनिज मिलते हैं, इन खनिजों की खदान को हम इतना तेज महंगा बेचेंगे और विदेशी इन्वेस्टमेंट लेंगे या ऐसे लेंगे। तो इन्होंने वो सारी उन चीजों पे किसी का फोकस ही नहीं है कि आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी। आपको बस फोकस इस पे, भारत में देखिए, भारत जैसे लोकतंत्र की दुर्भाग्य ये कि आप 5 साल में तो चुनाव होते हैं यहाँ, 5 साल बाद आपको वोटर को लुभाना है, तो लुभाने के लिए आप क्या करेंगे? उनको रेवड़ी देते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में दे दी गई कि भाई उज्ज्वला योजना और वो लाडली बहना योजना, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, तो वो डायरेक्ट कैश दिया गया, उनको वोट खरीदा गया एक तरीके से। आप अगर जो आप इसको ऐसे देखें तो आपने लालच दिया कि भाई हम आएंगे तो आपको अभी तो 1250 दे रहे हैं, फिर 1500 देंगे, फिर 1750, ऐसे हम आपको लाडली बहना योजना में 3000 तक देंगे। वैसे राजस्थान में हो रहा है जैसे गोबर खरीदना। अच्छा ये बताइए, सरकार गोबर का क्या करेगी 2 रुपए किलो खरीद के? ये तो एक तरीके से लुभावनावाद है ना। पैसे आप मतलब गोबर में बहा रहे हैं।
गोबर से अगर जो आप खाद बना के कि इस खाद को हम अमेरिका को बेचेंगे, भाई जैविक खाद बनाएंगे आप, सरकार ये योजना लेके आती तो ठीक था कि आप उससे कुछ अर्निंग करेंगे, लेकिन आप किसानों से गोबर खरीदेंगे और गोबर को डंप कर देंगे, फिर बाद में ही वो किसान ही उसको ले जाके अपने खेतों में खाद डाल देंगे। हाँ, तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, सरकारों को ये देखने की जरूरत है कि भाई जो आप कर रहे हो वो क्या जनता के हित में है, और भारत के लोकतंत्र की कमजोरी है ये। आपकी 5 साल बाद जाते हैं और लोक लुभावने वादे ले जाके, तो इस चीजों से निपटने के लिए या तो आप लोकतंत्र में सुधार की जरूरत है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें हो सकता है कि आप 5 साल में एक बार जाएंगे और 5 साल के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन हो क्या रहा है इस देश में कि हर 2-3 महीने में सरकारें जा रही हैं, मोदी जी जा रहे हैं, प्रचार करते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, सरकार काम ना करके प्रचार में व्यस्त है। राज्य सरकारें भी, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, लेकिन उनसे पूछे कि उन्हें पॉलिसी पे क्या किया है, कोई सरकार को ऐसी पॉलिसी सुझाई कि भाई इससे इस देश का भला होगा। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को कभी तो बोल देते हैं, पनौती बोल रहे हैं, बताइए क्या है इस देश में पॉलिटिक्स का, कभी जेब कतरा बोल रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को जेब कतरा और पनौती बोल रहे हैं। आप बताइए ना कि उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करिए कि मोदी जी के टाइम पे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं राहुल जी। दनोज जी, क्या आप राहुल जी की बात से सहमत है? क्योंकि मैं जहां तक राजस्थान को समझ रही हूं, दिल्ली की रहने वाली हूं, लेकिन मैं राजस्थान को समझ रही हूं कि सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन जो है वह राजस्थान में होता है। अगर आज पूरे देश में 15% योगदान राजस्थान का है, तो मैं अपनी जनता के समक्ष, ग्रामीण क्षेत्र के सामने ये रोड मैप रखूंगी कि मेरा टारगेट ये है कि आने वाले 5 साल के अंदर मुझे इसे 25% करना है। टूरिज्म जो इस वक्त राजस्थान की सबसे बड़ी, मैं कह सकती हूं, स्ट्रेंथ है, आप ये पेश कीजिए कि टूरिज्म को कैसे बढ़ाएंगे। अर्थव्यवस्था के अंदर, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 15% जो योगदान है वह टूरिज्म का है, तो आप मुझे बताइए कि इसे आप 25% कैसे बनाएंगे 5 साल में, इसका रोड मैप पेश कीजिए। सही बात कही राहुल जी ने कि आप पीएम को कैसे कैसे शब्द बोल रहे हैं वो सही नहीं है, आप अपना रोड मैप पेश कीजिए। आलोचना ठीक है, लेकिन किस हद तक? जी दनोज जी। देखिए, ये जो आपने सवाल किया, सवाल है कि राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो अशोक गहलोत 5 साल मजबूर थे बेचारे अपने सरकार को बचाने में। विधायक को, पीयूष दादा भी हमारी बात से सहमत होंगे, विधायक को मतलब सब कुछ देने में लगे रहे, सब कुछ मतलब समझ गए ना, जो भी जरूरत की चीजें है जो जनता को देना चाहिए वो विधायक को देने में लगे, मंत्री को देने में लगे। 5 साल वो लाचार रहे, बेबस रहे, क्योंकि जो आला कमान थे वो हमेशा उस पर धोख दिया, उस पर यह कहा कि भाई सचिन पायलट को हम कभी भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का झगड़ा था। बेचारे मजबूर थे, लाचार थे। राजस्थान की जनता भी जानती है बेबसी कि अशोक गहलोत कितने बेबस मुख्यमंत्री इस भारत के रहे। उसकी बेबसी, लाचारी से हम लोगों को भी तरस आता है कि उनको काम करने उनके आला कमान ही नहीं दिए, डराते रहे, उनको चाबुक चलाते रहे, तुरंत बुला लेते थे दिल्ली, बेचारा गाड़ी चला कर आते थे। हम लोग भी जाते हैं जयपुर, 2-4 घंटा लग जाता है, आने जाने में 8 घंटा हो गया, बेचारा आने जाने में लगे, टूरिस्ट बन गए, वो राजस्थान और दिल्ली के टूरिस्ट बन गए। इसलिए जो कर्ज तो होगा ना, आपने पूछा था, राहुल जी और आलोक जी जवाब नहीं दे पाए, पीयूष दादा जवाब देंगे, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जिन्होंने, आपको बता दूं, एक आंधी चली थी पटना से, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। देखिए, मैं अन्ना हजारे की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अन्ना हजारे तो छोटी मोटी भ्रष्टाचार का लाठी लेके खड़ा हुए थे। ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण तो एक ऐसे नेता के खिलाफ, और उन्होंने आवाज दिया था अराजकता और भ्रष्टाचार पर कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और खाली करवा दिया सिंहासन। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि सिंहासन खाली हो जाने के बावजूद भी एक अच्छे लीडर नहीं बैठ पाए, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी मेहनत बेकार हो गई। चलिए, इस बीच लगातार हमारे मेहमान तो जुड़े हुए हैं, लेकिन राजस्थान में कहां कितनी वोटिंग अब तक हो चुकी है इसका आंकड़ा आपको दे देते हैं। 26.15% अलवर के अंदर वोटिंग टर्नआउट अब तक रहा है। साथ ही जैसलमेर में आपको बता दें 25.24% वोटिंग टर्नआउट, अजमेर में 23.43%, तो साथ ही टोंक में 25.16% अब तक वोटिंग हुई है। कोटा में आपको बता दें 26.97% वोटिंग अब तक हुई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जोधपुर में आपको बता दें 22.58% जो है अब तक वोटिंग हुई है।
तो अलग अलग क्षेत्र से आपको बता रहे हैं। राजस्थान करौली के अंदर आपको बता दें 24.61% अब तक वोटिंग टर्नआउट जो है वह रहा है। उदयपुर में यह आंकड़ा 21.07% है। साथ ही 12 के अंदर आपको बता दें कि 28.91% यह आंकड़ा है। धौलपुर में 30.95%। तो आप देखेंगे कि सुबह के मुकाबले 11 बजे एक बेहतर वोटर टर्नआउट जो है वह रहा है। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनोज जी, आप अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि अब जनता को, वोटर्स को जागरूक करना, मुझे लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वह हर किसी व्यक्ति की बन गई है कि नेता जो भी बोले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैनिपुलेशन कहां कर रहे हैं। जी धनोज जी। नहीं, देखिए ये तो दुर्भाग्य है ना, मैं तो आज दुर्भाग्य से बोल रहा हूँ, क्योंकि वोट हो रही है। आप देखिए ना, अभी 11 बजे तक 24% है। आज तक हमारे भारत में 100% कहीं पे पोल नहीं हुआ, किसी भी राज्य में नहीं। ये सब दिखाता है नेता की कमियां, जो मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, क्योंकि ये लोग वादे करते हैं, पूरा नहीं करता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बिहार से उदाहरण है। बिहार में कोसी नदी है, बाढ़ आता है और मुख्यमंत्री जाकर बाढ़ क्षेत्र में कहता है कि पुनर्वास आवास योजना के लिए मैं आपको 1000 करोड़ रुपया दे रहा हूँ। केंद्र भी 1000 करोड़ रुपया देता है, लेकिन आज 25 साल हो गया, वहाँ झोपड़ी तक नहीं बन पाए। वो लोग अपने रहमो करम पर है। ऐसे ही हाल है राजस्थान में। राजस्थान में भी आप देखिए, आपदा का है समय, क्योंकि वहां पर जो मौसम की मार है, सूखा कभी हो जाता, कभी कुछ। किसान की अगर बात कर ले तो उनको उत्तम बीज नहीं मिल पाता, उनको खाद नहीं मिल पाता। कौन इसका दोषी? सरकार ही तो है, क्योंकि वादा कौन किया था, शपथ कौन लिया? सरकार। अरे 5 साल मान लीजिए सरकार रही वहां पर कांग्रेस की, और 5 साल में अगर राजस्थान को खुशहाल नहीं कर पाया, 5 साल में राजस्थान को अगर वो उन्नति नहीं, रास्ते पर नहीं ले गया, इसमें ना तो आपका दोष ना तो मेरा, वहां तो सरकार का दोष है। इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस के आला कमान फेल्योर है। क्योंकि आप देखिए, 2 लोगों की लड़ाई चल रही थी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत का, उनका झगड़ा नहीं निपटा पाया, क्योंकि एक अपमान में जी रहे थे, एक को सम्मान में जीने की अधिकार दिया आला कमान ने। जनता जानती है वहां की, लेकिन वहां का जो विशेषाधिकार ये है, वहां की जनता यह जानती है कि भाई 5 साल तुम, 5 साल हम। जैसा मैंने आपको कहा, 25 सालों से ये रिवायत चल रही है। और भारत में रिवाज जो है, भारत का रिवाज हिमालय की तरह होता है, क्योंकि यहाँ जो रिवाज बन जाए उसको तोड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी देखना ये है कि इस बार 23 लाख के आसपास। आलोक जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे इस वक्त लगता है कि जनता के जो मुद्दे हैं उन पर नेताओं ने बात नहीं करी। रोड मैप जो पेश करना चाहिए था वो नहीं किया, कि राजस्व इतना आने के बावजूद भी राज्य सरकार पर इतना कर्ज कैसे है। विपक्ष राजस्थान में ये सवाल पूछते हुए नहीं नजर आए। दूध उत्पादन को लेकर क्या विजन है, इस पर बात करते हुए नहीं आई। टूरिज्म को लेकर क्या पॉलिसी है, क्या विजन है, इस पर बात करते हुए नजर नहीं आई। कई सारी ऐसी लिस्ट है कि राजस्थान में इतनी सारी स्ट्रेंथ्स है, इतनी शक्तिशाली ये प्रदेश है, लेकिन इस प्रदेश के ऊपर, प्रदेश के अंदर जनता के मुद्दों पर फोकस ही नहीं किया गया। क्योंकि आपके लिए प्राथमिकता क्या थी? दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना, कम दिखाना। पलक जी, पहले मैं धनुष कुमार जी का जवाब दूंगा। यहाँ रिवाजें बदलती हैं, उत्तराखंड में ही बदला है। उत्तराखंड में भी एक बार कांग्रेस सरकार आती थी, एक बार बीजेपी आती थी, बीजेपी लगातार दूसरी बार आ गई। तो ऐसा नहीं है कि रिवाज बदलती नहीं है, कोई लिखित संविधान नहीं है कि एक बार कांग्रेस आएगी, एक बार। अच्छा चलिए, 25 साल पहले तो नहीं होता था ना, ये राजस्थान राज्य में नहीं होता था, तो ऐसा कुछ लिखित थोड़ी ना है। ये जनता इसलिए बदलती रहती है सरकार, क्योंकि उसकी उम्मीदों पर कोई सरकार खरी नहीं उतरती। अच्छा, धनुष कुमार जी कह रहे थे कि आलोक जी उत्तर नहीं दे पाए। पता नहीं उन्होंने प्रश्न क्या किया था, तो मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं हुई। आप अपना प्रश्न रिपीट कर दीजिएगा तो मैं आपको उत्तर दे दूंगा। अब आते हैं दूसरी बात आपकी। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह होती है कि जनता मालिक होती है। जैसे राजतंत्र में क्या होता है, यथा राजा तथा प्रजा। लोकतंत्र में उल्टा होता है, जैसी जनता वैसा राजा। तो जनता दोषी है इसके लिए। जनता के पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनती है, जनता ईमानदार चुनती है। जनता तो ताकतवर ताकतवर नेता हो, करप्ट हो, उसको वोट देती है ना। जनता क्यों वोट देती है उस करप्ट आदमी को? और नोटा दबाए ना। तो जनता के पास इस समय आएगा राजस्थान में, अगर राजस्थान की जनता डिसाइड कर ले कि एक भी करप्ट आदमी को हम नहीं जाने देंगे, तो नोटा दबाए ना पूरे, वहां से किसी को ना चुने। ये विकल्प है ना, क्यों नहीं चुनती जनता? तो जनता, जब जनता के पास राजा चुनने का अधिकार है, तो वो करप्ट नेता तो गलत व्यक्तियों को चुनाव में खड़ा कर सकता है, लेकिन हराने और जिताने का अधिकार तो जनता के पास है ना। तो मैं फिर कहता हूं अपनी बात को कि करप्शन भारत में एक्सेप्टेड है। आंदोलन चल सकते हैं, लेकिन करप्शन आज भी बताइए, सरकारी नौकरी में क्लर्क से लेकर डीएम से लेकर कौन करप्शन नहीं करता है? करप्शन की मात्रा इतनी है कि
कि जिस ब्यूरोक्रेट पर जिस अधिकारी पर हाथ डाल दिया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल से बहुत बड़े लेवल तक का करप्शन निकल आएगा। करप्शन स्वीकार है, इसीलिए करप्शन बड़ा मुद्दा नहीं बनता है। और रही बात ये, पीयूष जी के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये आपका सौभाग्य है, मैं इनको सुन कर पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, आप चारों हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से इन मुद्दों पर चर्चा हम करते रहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर पूरा एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं, हर एक अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे।